साल 1857। ये सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में एक ऐसा तूफान था जिसने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। तो चलिए आज इस कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। सोचने वाली बात है ना कि एक कंपनी जो यहाँ मसाले और कपड़े का व्यापार करने आई थी, वो देखते ही देखते इतने बड़े देश पर राज करने लगती है और फिर अचानक सब कुछ उसके हाथ से निकल जाता है। तो ये कैसे हुआ? एक ट्रेडिंग कंपनी से आखिर ऐसी क्या गलती हुई कि उसे इतना बड़ा साम्राज्य गंवाना पड़ा? ये कहानी है ठीक 100 साल की। देखिए, 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद कंपनी राज की शुरुआत होती है। ठीक 100 साल बाद 1857 में एक ऐसा विद्रोह होता है जो इस राज की बुनियाद हिला देता है और उसके बस एक साल बाद 1858 तक कंपनी का पत्ता साफ हो जाता है और भारत पर सीधा ब्रिटिश ताज का शासन हो जाता है। 100 साल का राज और फिर एक साल में सब कुछ बदल गया। अक्सर लगता है कि 1857 का विद्रोह अचानक से भड़क उठा, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जमीन 100 सालों से धीरे धीरे तैयार हो रही थी। बिल्कुल वैसे जैसे कोई बहुत सोच समझकर बारूद बिछा रहा हो और फिर बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा हो। तो सवाल यह है कि यह बारूद बिछाया कैसे गया। इसकी शुरुआत हुई लॉर्ड वेलेस्ली की एक बहुत ही चालाक नीति से। भारतीय राजाओं को एक ऑफर दिया गया, हम आपको आपके दुश्मनों से बचाएंगे, आपको सुरक्षा देंगे, बदले में बस हमारी फौज को अपने राज्य में रखिए और उसका खर्चा उठा लीजिए। सुनने में तो डील बड़ी अच्छी लगती है ना? लेकिन यही तो जाल था। ये एक मीठा जहर था जिसने धीरे धीरे रियासतों की सारी ताकत और आज़ादी छीन ली। और फिर जब रही सही कसर बाकी थी तो वो लॉर्ड डलहौजी ने पूरी कर दी अपनी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से। ये नीति तो और भी सीधी थी। इसका मतलब था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट सब कुछ कंपनी का हो जाएगा। गोद लिए हुए बेटे को वारिस माना ही नहीं जाएगा। इस एक नीति ने तो जैसे आग ही लगा दी। ये सिर्फ जमीन हड़पना नहीं था, ये सीधे सीधे भारतीय सम्मान और परंपरा पर हमला था। और इसी नीति का सामना किया झांसी ने। राजा गंगाधर राव के निधन के बाद अंग्रेजों ने उनके गोद लिए बेटे को वारिस मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा झांसी अब उनकी है। लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किससे होने वाला है। रानी लक्ष्मीबाई से, जिन्होंने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये एक वाक्य विद्रोह का नारा बन गया। अब जरा इस नंबर को देखिए, 21,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जब अवध पर कब्जा किया गया तो वहां के तालुकदारों यानी जो बड़े जमींदार थे, उनकी 21,000 जागीरें एक झटके में छीन ली गईं। जरा सोचिए इसका असर क्या हुआ होगा। हजारों इज्जतदार लोग रातों रात सड़क पर आ गए। गुस्सा तो होना ही था। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ राजाओं और जमींदारों तक ही सीमित नहीं था। ये आग तो पूरे समाज में फैल चुकी थी। जो कारीगर थे उनका काम धंधा ब्रिटिश माल की वजह से चौपट हो गया। किसान बेचारे लगान के बोझ तले दबे जा रहे थे। फौज में जो हमारे सिपाही थे उनके साथ भेदभाव होता था, ना प्रमोशन ना इज्जत। और इन सब से बढ़कर एक डर, एक गहरा डर कि ये अंग्रेज उनका धर्म, उनकी पहचान सब कुछ खत्म कर देंगे। तो जमीन तैयार थी, बारूद बिछ चुका था। माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। बस एक चिंगारी की कमी थी। और वो चिंगारी आई एक अफवाह से। एक ऐसी अफवाह जिसने एक पूरी फौजी टुकड़ी को बगावत पर मजबूर कर दिया। और अफवाह क्या थी? सुनिए। सेना में एक नई राइफल आई थी, एनफील्ड राइफल। इसके कारतूसों को बंदूक में डालने से पहले दांत से छीलना पड़ता था। और सिपाहियों में यह खबर आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर जो चिकनाई लगी है वो गाय और सूअर की चर्बी से बनी है। अब यहीं पे मामला बहुत संगीन हो गया, क्योंकि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। तो ये एक अफवाह हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों के लिए उनके धर्म भ्रष्ट करने जैसी बात थी। ये अब सिर्फ नौकरी का सवाल नहीं था, ये उनके धर्म और ईमान का सवाल बन गया था। और यही वो चिंगारी थी जिसने उन दोनों को एक साथ अपने ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ खड़ा कर दिया। इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने अकेले ही बगावत कर दी। 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी गई और वो इस विद्रोह के पहले शहीद बन गए। इस घटना के बाद तो गुस्सा और भड़क गया और फिर आई 10 मई की तारीख। मेरठ में सिपाहियों ने खुली बगावत कर दी, अपने साथियों को जेल से छुड़ाया और सीधा निकल पड़े दिल्ली की तरफ। यह विद्रोह अब सिर्फ सिपाहियों का नहीं रहा। जैसे जैसे ये खबर फैली, देश के अलग अलग हिस्सों से अलग अलग लोग इसमें जुड़ते चले गए। राजा, नवाब, जमींदार, मौलवी, एक ऐसा गठबंधन बना जिसकी उम्मीद शायद अंग्रेजों ने कभी नहीं की थी। सबके मुद्दे अलग थे पर दुश्मन एक ही था।
दिल्ली में सिपाहियों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को हिंदुस्तान का बादशाह ऐलान कर दिया। भले ही वो बूढ़े थे, पर वो एक प्रतीक थे। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई अपनी रियासत के लिए तलवार उठा चुकी थीं। कानपुर में नाना साहब थे, जिनकी पेंशन अंग्रेजों ने बंद कर दी थी। और लखनऊ में थी बेगम हजरत महल, जो अवध की शान के लिए लड़ रही थीं। लेकिन कहानी सिर्फ इन बड़े नामों तक ही सीमित नहीं है। बरेली में 82 साल के खान बहादुर खान ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। बिहार में 80 साल के वीर कुंवर सिंह, उनकी गुरिल्ला लड़ाई ने तो ब्रिटिश फौज की नाक में दम कर दिया था। और इलाहाबाद में मौलवी लियाकत अली ने बगावत की कमान संभाली। मतलब हर उम्र, हर तबके के लोग इसमें शामिल हो रहे थे। तो इतना बड़ा विद्रोह हुआ, इतने लोग लड़े, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ? सच तो ये है कि सैन्य नजरिए से यह विद्रोह दबा दिया गया। अंग्रेजों ने इसे बहुत बेरहमी से कुचला। लेकिन इस हार में भी एक बहुत बड़ी जीत छिपी थी। एक ऐसी जीत जिसने ब्रिटिश राज की पूरी शक्ल ही बदल दी। और वो बदलाव आया इस कानून के जरिए, भारत सरकार अधिनियम 1858। ये इस पूरे विद्रोह का सबसे अहम और सीधा नतीजा था। इस एक एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने राज को एक झटके में खत्म कर दिया। कंपनी का राज खत्म और अब भारत पर सीधा शासन था ब्रिटिश क्राउन का, यानी महारानी विक्टोरिया का। तो अब सिस्टम कैसे बदला? सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म। उसकी जगह अब ब्रिटिश सरकार ने सीधा कंट्रोल ले लिया। लंदन में एक नया मंत्री बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जिसका काम सिर्फ भारत के मामले देखना था। और भारत में जो गवर्नर जनरल होता था, उसका नाम बदलकर हो गया वाइसरॉय, जो सीधे महारानी का प्रतिनिधि था। विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसके नायक वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और इसका सबसे बड़ा सबूत है रानी लक्ष्मीबाई। जिस अंग्रेज कमांडर ने उन्हें युद्ध में हराया, मेजर जनरल ह्यू रॉज, उसने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि रानी विद्रोहियों में सबसे अच्छी और सबसे बहादुर थी। सोचिए, एक दुश्मन से ऐसी तारीफ मिलना, ये उनकी विरासत को और भी बड़ा बना देता है। तो आखिर में वही सवाल कि 1857 आखिर था क्या? अंग्रेजों ने इसे सिपॉय म्यूटिनी कहा, यानी सिर्फ एक सैनिक विद्रोह। कुछ ने इसे गदर कहा और कई भारतीयों ने इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम माना। तो ये क्या था? सिर्फ एक विद्रोह या आज़ादी की पहली कोशिश? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढ रहे हैं, और शायद इसका कोई एक जवाब है भी नहीं।